मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा मेरे सपने सगारे, मेरे सपने मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा मेरे सपने सगारे, मेरे सपने मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। किसने फोन किया था तुम्हें? किसने? उसने नाम नहीं बताया मुझे अपना, लेकिन वो कह रहा था कि गुप्ता मर्डर केस की फाइल बंद कर दो। भगवान के लिए मेरा शौकत मुझे लाके दीजिए। आप उनका कहना मान लीजिए। आप उनका कहना मान लेंगे ना? सुना है आजकल तुम पेंटिंग में दिलचस्पी ले रहे हो और किसी पेंटर का हौसला भी बढ़ा रहे हो। वो पेंटिंग? कृष्णा जी, अरे यार मुझे कृष्णा जी की दूसरी एग्जीबिशन की सारी तैयारियां करनी थी। क्या हो जाता मुझे तुम? मैं अपने मायके जा रही हूँ और ऐसे भी शौकत के बिना इस घर में मेरा दम घुटता है। हालात से घबराकर यूं भाग नहीं जाते बेटी। अरमान को आने दो, उसे पूछ कर चली जाना। ट्रकों की भी निगरानी गौर से करो। ट्रक के ड्राइवर को कोई भी नोट पकड़ा देता है और उसे बिठा लेते हैं। तुझे इतना नहीं पता चलेगा कि चोट कहाँ है और दर्द कहाँ है? बोल। मैं नहीं जानता हूँ साहब, मुझे नहीं मालूम। देख रमजादे, अगर तू ये समझता है कि तेरा बॉस तुझे मार डालेगा और मैं छोड़ दूंगा तो ये तू गलत सोच रहा है। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, समझे? गुस्से में इंसान हमेशा गलत फैसला कर बैठता है। वैसे रिहाना अपनी जगह सही है। मुझसे अगर ऐतराज है तो मैं बाहर चला जाता हूँ। कैसे बातें कर रहे हैं आप भैया? देखो ना, प्लीज प्लीज बैठिए भैया, बैठिए ना। हम यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, आपसे थोड़ी सी बातें करने के लिए आए हैं। तो फिर तो खड़े खड़े आपके पैर दुखने वाले हैं। अरे तुम यहाँ क्या देख रहे थे? हमें तो बताओ। शौकत मियां, अरे हाँ रिहाना, कल रात ख्वाब में मैंने शौकत मियां को देखा। एक फरिश्ता उन्हें खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, वो नाना कहे जा रहे थे। फरिश्ते ने उन्हें कहा कि शौकत मियां, अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हारी जान की हिफाजत करूं। तब कहीं जाकर शौकत ने खाना खाया। नतीजा ये हुआ कि आज सवेरे मैंने भी अच्छी तरह से नाश्ता किया और चाहता हूँ कि तुम भी कुछ खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। मेरे मन में अब जीने की कोई ख्वाहिश नहीं रही। मन करता है खुदकुशी कर लो। देखो रेहाना, खाना पीना छोड़कर खुदकुशी करना हराम है बेटी। लो देखो। ठीक है, तुम खुदकुशी करना चाहती हो ना, करो। लेकिन कल को जब शौकत लौटेगा तो घर में आकर तुम्हें ढूंढेगा, तुमसे लिपट कर रोना चाहेगा, और उस वक्त अगर तुम उसे नहीं मिली तो हम क्या जवाब देंगे? चुप रहो बेटी, लो दूध पी लो बेटी, लो। ये हुई ना बात। हाँ विशाल, कुछ खबर मिली? अच्छा, मैं अभी अरमान भाई के पास ही लौटा हूँ। वो कह रहे थे कि रेहाना भाभी से कहो कि इस तरह फिक्र न करें। बाकी भी रहिए भाभी। अच्छा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से शौकत सही सलामत है, जिंदा मिल जाएगा। कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? हमारे सामने किडनैपिंग के फोन आते रहे, हमारे सामने हमारा शौकत किडनैप हो गया।
और हम कुछ नहीं कर पाए। अब मैं कैसे यकीन कर लूं कि पुलिस मुजरिमों से मेरे शौकत को छुड़ा के ले आएगी? यकीन करो बहू, यकीन पे दुनिया कायम है। होनी की होगी, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब सब्र से काम लो, आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। भाभी, भाभी हौसला रखिए आप। भगवान आपके सब्र और हौसले का इम्तिहान ले रहा है शायद। विशाल, यही तो मैं रेहाना को समझा रहा था कि शौकत के गम में अपनी जिंदगी खराब मत करो। क्या करूं? एक माँ हूं मैं। जब से मेरा शौकत खोया है, उसकी सारी जिंदगी एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूमती है। जब वो हॉस्पिटल में पैदा हुआ था तो नर्सें कहती थी कितना हेल्दी बच्चा है। जब वो 3 साल का हुआ और उसने केजी में एडमिशन लिया तो क्लास में फर्स्ट आया। मास्टर जी कहा करते थे हमारा बेटा बहुत नसीब वाला है। अब्बा जान के कहने पर हमने उसे बोर्डिंग में भी डाला, वहां भी वो खैरियत से रहा। भाभी, भाभी वो आज भी खैरियत से है। चाचा, मुझे पूरा यकीन है कि वो मुजरिम सिर्फ अरमान भाई को अपसेट करना चाहते हैं। उनकी भाभी, उनकी शौकत से कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो अरमान भाई से कोई सौदा करना चाहते हैं बस। हम सबको सब्र करना चाहिए। रेहाना, तुम्हें एक बात मालूम है? विशाल मेरी गोद में है। इसकी शक्ल, सूरत, आदतें सब शौकत से मिली। बहू, विशाल हमारा चौथा बेटा है। सही कह रही हैं चाची आप। और भाभी, जिस तरह से मैं सही सलामत हूँ, एक कंपनी का डायरेक्टर बन गया हूँ, भगवान ने चाहा तो शौकत एक दिन बहुत कामयाब बनेगा, मुझसे भी ज्यादा। वो सही सलामत लौट आएगा भाभी। यस, आप काम शुरू कीजिए, पेपर्स मैं बाद में भिजवा दूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर अरमान, आइए बैठिए। थैंक यू सर। हमें खबर मिल चुकी है कि गुप्ता मर्डर केस की फाइल बंद करने के लिए आपको लगातार धमकियां मिल रही हैं। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने दुश्मनों की धमकियों के आगे घुटने नहीं टेके। सर, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। सर, मुझे अपने बच्चे की जान की परवाह नहीं है, लेकिन जहां पुलिस की इज्जत बचाने का मौका आता है, वहीं कानून की कुछ बंदिशें मेरे पैरों को रोकती भी हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? सर, गुप्ता मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे मिस्टर गुप्ता की पर्सनल डायरी मिली है, जिसमें 3 लोगों की अपॉइंटमेंट लिखी हुई। सर, अगर हम उन तीनों को बुलाएं और पूछताछ करें तो आई थिंक हम गुप्ता मर्डर केस सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। कौन कौन है वो नाम? सर, वो नाम है PM अलेक्जेंडर, होमी पीतांबर एंड मिस्टर पुरुषोत्तम। मिस्टर अरमान, जिन 3 लोगों का नाम तुमने गिनवाया, उनके बारे में जानते हो वो कौन है? सर, क्या मेरा इतना जान लेना काफी नहीं है कि जो केस आपने मुझे दिया है उसे सॉल्व करने में मुझे इन तीनों की जरूरत पड़ रही है? जी नहीं, तुम्हारी जरूरत की बुनियादी खोखली है मिस्टर अरमान। और सिर्फ डायरी में नाम मिल जाने से यह साबित नहीं हो जाता कि वो तीनों लोग इस साजिश में शामिल हैं। और फिर तुम जिनके खिलाफ इंक्वायरी करने की परमिशन मांग रहे हो, वो हमारे शहर की नामी हस्तियां हैं। देश के दिग्गजों में नाम है उनका, जिनके नाम से ही हमारे देश की इकोनॉमी का ग्राफ बनता और बिगड़ता है। सर, मुजरिम तो कानून के लिए मुजरिम ही होता है, चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो। लेकिन अभी वो लोग मुजरिम कहां साबित हुए हैं? मुझे साबित करने का मौका तो दें सर। हमारी कस्टडी में आने से पहले हर मुजरिम अपने आप को बेगुनाह कहता है, और हम इन तीनों पर इसलिए हाथ न डालें क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। ये तो कानून की पीठ में छुरा घोंपना होगा सर। मैंने इस केस को बहुत डीपली स्टडी किया है और अपने तजुर्बे के आधार पर कहता हूं कि इन तीनों के जरिए हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। नहीं मिस्टर अरमान, बिना मुकम्मल और ठोस सबूत के मैं आपको इन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी करने की परमिशन नहीं दे सकता। और आजकल वैसे ही अखबार वालों ने हमारे डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ाई हैं।
और जनता को भी शिकायत है कि इस केस को लेकर पुलिस वाले उनके साथ कुछ ज्यादा ही मिसबिहेव कर रहे हैं। और मैं तो ऊपर के लोगों के सवालों के जवाब देते देते तंग आ चुका हूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके जज्बात की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट के माथे पर एक और दाग लग जाए। लेकिन सर, अगर गुप्ता मर्डर केस सॉल्व नहीं हुआ तो क्या डिपार्टमेंट के सर पर ताज पहना जाएगा? मेरा चेहरा देखिए सर, कोई शिकन नजर आती है आपको? जबकि पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी निभाते निभाते मेरी पर्सनल लाइफ दांव पर लग चुकी है। मैंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि वो बच्चा जिसकी एक छींक पर सारा परिवार फिक्रमंद हो जाया करता था, यानी कितनी मुसीबतें सहकर जी रहा होगा। मैं इस बात से भी नहीं टूटा सर कि मेरे इकलौते मासूम बच्चे को मौत की धमकियां दी जा रही है। इसके बावजूद सर, इसके बावजूद मेरे इन्वेस्टिगेटिव फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, नकारा जा रहा है। दिस इज नॉट फेयर सर, दिस इज नॉट फेयर। आई एम सॉरी मिस्टर मान, मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है, बट यू मे गो नाउ। मैं मजबूर हूं। कहाँ गई भाई, कहाँ गई? विशाल, ओ नेहा, मुझे लगता है कि तुम जिंदगी भर अग्रवाल एंड कंपनी की फाइलों में ही उलझे रहोगे। भाई मैं तो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में ही विश्वास रखता हूँ और वही करता हूँ। वाह वाह, सफेद झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे विशाल। इस कारोबार के अलावा भी तुम पर कोई जिम्मेदारी है, याद है तुम्हें? नहीं ना, वही याद दिलाने आई हूं मैं। वाह, तो मेरी जिम्मेदारियां, मेरा काम मुझसे बेहतर तुम समझती हो? तब तो बढ़िया है भाई, शादी के बाद कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। तुम मेरी बीवी भी रहना और सेक्रेटरी भी रहना। तुम्हारी सेक्रेटरी बनेगी मेरी जूती, मैं तो मलिका बनकर तुम पर हुक्म चलाऊंगी। सोच लो, सेक्रेटरी तो मुझे रखनी ही पड़ेगी। अब कहीं वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत हुई, ज्यादा तवज्जो देने लगी, मुझे पसंद आ गई तो फिर मिल गई फाइल मिल गई नया तुम एक काम करो ना, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाता हूँ। विशाल, मेरे घर से यहाँ आने में पूरे 15 मिनट लगते हैं और मैं 15 मिनट अपना गुस्सा पी कर आई हूँ। मुझे तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए। क्या बात हो गई भाई? एक बात बताओ विशाल, क्या मैं तुम्हारी मैसेंजर हूँ या फिर पोस्टमैन? जो भी बात तुमसे कंसर्न रखे मैं तुम्हें आके बताती रहूं? भाई ये बात तो तुमने सही कही। तो चलो एक काम करते हैं, तुम भी चुप रहो, मैं भी चुप रहता हूँ। ना तुम कुछ बोलो ना मैं कुछ बोलता हूँ। विशाल, तुम हमारी आने वाली लाइफ को सीरियसली क्यों नहीं लेते? तुम्हें पता है, आज दादी माँ ने डैडी से एक प्रॉमिस लिया है, जानते हो क्या? क्या? कि मेरी शादी का फैसला सिर्फ दादी माँ करेंगी और डैडी इसमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जहाँ वो चाहेंगी वहीं मेरी शादी होगी। और तुम क्या चाहती हो? विशाल, मैं क्या चाहती हूँ तुम्हें नहीं पता क्या? तो उसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? देखो देखो नेहा, मेरा मतलब है कि तुम्हारी दादी ने तुम्हारे होने वाले पति का नाम तो अनाउंस कर नहीं दिया, और फिर देखो टेंडर उसी को मिलता है जिसके फेवर में ज्यादा वोट होते हैं। विशाल, लेकिन दादी अकेली भी 100 के बराबर है। देखो नेहा, वो भी क्यों हो तुम? देखो सच्ची मोहब्बत के आगे 100 तो क्या 90 करोड़ लोग भी हार जाते हैं। हाँ, हमें भी दादी को हराना होगा विशाल, दादी को हराना होगा। बहुत सुंदर फोटो है छोकरी का। लेकिन आजकल की छोकरियां कपड़े बहुत कम पहनती हैं, इसलिए बारी बारी मिलों पे ताला लग रहा है। नमस्कार मुरारी जी। अरे नमस्कार राहुल बाबू, नमस्कार। कैसे हैं आप? अरे हम तो मजे में हैं, धनबाग हमारे
कि आप हमारी कुटिया में पधारे। बैठे बैठे बैठे। पुरुषोत्तम जी हैं अंदर? हाँ वो तो है ही, क्या है भागम भाग में लगे रहते हैं। कभी कभी हमसे भी बात कर लीजिए। अमा कैसी बातें करते हैं मुरारी साहब, आपसे बातें ना करके भला हमें शहर में नहीं रहना क्या? और वैसे भी सारा शहर जानता है कि पुरुषोत्तम जी जैसी महान शख्सियत का दर्शन करने से पहले मुरारी से मिलना पड़ता है। वाया मुरारी। कोई खास बात है क्या? नहीं, ऐसी कुछ खास बात तो नहीं है। अगर वक्त लगेगा तो मैं 2 घंटे बाद आ जाऊंगा। अरे बैठिए ना राहुल जी, कैसी बात करते हैं ना, ये आप ही का घर है ना। अब क्या है कि मैं खुद ही बताना नहीं चाहता हूँ। अंदर जाके जो अंदर बैठे हैं ना, उन्होंने 3-4 महीने पहले अपॉइंटमेंट लिया होगा। अंदर जाके कह दूंगा कि राहुल जी आया है, तो उनको छोड़कर बाहर चले आएंगे। इसीलिए मैं उनको कहना नहीं चाहता हूँ ना। फिर भी आप कहते हैं तो मैं देखता हूँ ना। अरे नहीं नहीं मुरारी साहब, फिर आप रहने दीजिए। पता नहीं बेचारे किस काम से आए हुए हैं, मैं कुछ वक्त इंतजार कर लेता हूँ ना। हाँ ये बात हुई ना। बड़े समझदार हैं आप। आपको क्या लगता है ये सरकार टिकेगी? राहुल बाबू, आप कब आए? आप कैसे हैं आप? नमस्कार, बैठिए। माफी चाहता हूँ, आपको इंतजार। कैसी बातें कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं कभी भी बेवक्त टपक पड़ता हूँ। सौभाग्य हमारा कि आप पधार जाते हैं। कहिए, कैसे कष्ट दिया अपने पैरों को? आज आप बड़ी औपचारिक बातें कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मैं अपनों से बात कर रहा हूँ, और अगर ये औपचारिकता है तो मैं तो यही कहूंगा कि ये औपचारिकता मैं बार बार करना चाहूंगा। राहुल, आज आपके चेहरे से लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही उदास हैं। उदास हूँ आपको दिख गया, तो कारण भी आपसे छिपा नहीं होगा पुरुषोत्तम। अरे राहुल जी, सरकार ने खाना छोड़ रखा है, खाली तुलसी का एक पत्ता और जल पर दिन निर्वाह करते हैं। क्यों? राहुल, जब मेरे अपनों को सुख और चैन नहीं है, जब उनकी भूख गायब है, तो भला ये शुभ चिंतक उसके मुंह से कैसे निवाला नीचे उतरेगा? मैं तो कायल हो गया आपकी जिंदा दिली का पुरुषोत्तम जी। राहुल बाबू, एक बात और कहना चाहता हूं। मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक आपके बच्चे का पता नहीं चल जाता। ये तो आप कष्ट दे रहे हैं अपने शरीर को। बिना कष्ट के कुछ हासिल नहीं हुआ है आज तक। पुरुषोत्तम जी, आपकी महानता की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अल्फाज नहीं है मेरे पास। मतलब आप हर दिल की बात समझते हैं। मैं यही कष्ट लेकर आपके पास आया था, और यहाँ पर अगर पता चला कि आप तो हमसे भी ज्यादा परेशान हैं, तो मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? मैं अब चलता हूँ। अरे जल्दी क्या है राहुल बाबू? बस ऑफिस जा रहा था, इसलिए आपसे मिलने के लिए चला आया। मैं अभी बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि शौकत बहुत जल्द घर आ जाएगा। सच मेरा बोझ हल्का हो गया। अगर जल्दी ही है तो फिर मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बच्चे के मसले को लेकर आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। अब उदास तो का ये मसला भी मेरे दिमाग में नहीं आने वाला। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। वाह मालिक वाह। मुरारी, अब मुझे तुम्हारे वाह की जरूरत पड़ेगी। नहीं 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 नहीं। जल्दी जा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, नाश्ता लगा। जी सरकार। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो बच्चे का मसला तो क्या, बच्चे को ही ढूंढना होगा। मेरी जिंदगी का ये पहलू बहुत दर्दनाक है अम्मी जान। वो तो आप बुजुर्गों के दिलासे ने मेरी जहन को मुत्तसिर होने से बचा लिया, वरना मैं तो पागल हो गई होती। ऐसे कैसे पागल हो जाती है हमारी बेटी? मैंने तो उसके दरबार में हाथ फैलाकर दुआएं मांगी हैं। उसकी तो लाज रखनी पड़ेगी खुदा को। तो अम्मी जान, मेरी शौकत के लिए भी दुआ मांगिए कि वो जल्द से जल्द मेरी गोद में वापस आ जाए। खुदा पर भरोसा रखो बेटी। देखो, सिर्फ हमने नहीं, हमारे जानने वाले सभी लोगों ने
शौकत के सही सलामत वापस आने की दुआएं मांगी हैं, मन्नतें की हैं। पता नहीं खुदा का हमारी मन्नतें सुनेगा अम्मी जान। शौकत के बिना मुझे एक पल चैन नहीं आता है। मन करता है बस रोती रहो। नहीं बेटी, रोने से तो बेहतर है कि शौकत की हंसी का तस्वीर करो, उसकी खुशियों को दिल में सजाओ। कहते हैं कि माँ बाप औलाद के बारे में जैसा सोचते हैं वैसे ही औलाद के फितरत में रंग भर जाते हैं। लेकिन मेरी जिंदगी में कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं है। एक दिन हमारा शौकत जरूर वापस आएगा, अपनी तोतली जुबान से हमारे जीवन में रंग भर देगा। देखो बहू, हमारा नन्हा सा शौकत जरूर वापस आएगा, जरूर वापस आएगा बहू, जरूर आएगा। नहीं बेटे, हौसला रखो। हेलो, अरमान हियर। मैं गुप्ता मर्डर केस के बारे में आपको कुछ अहम बातें बताना चाहता हूँ। जितना जल्दी हो सके मेरे बताए हुए ठिकाने पर पहुंच जाइए। कौन है आप? कौन बोल रहा है? हेलो, 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 हेलो। मैं गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, गुप्ता जी बोलिए। अरमान बोल रहा हूँ। दिन है चार यार हंस के गुजार, चाहे गम हो खुशी मुस्कुरा मेरे यार। मेरे सपनों की दुनिया जिंदगी ले सवार, चट्टान से इस जीवन को एक नई दिशा दिखलाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने।